पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में सोमवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसका ऐलान किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद ऐसे कयास लग रहे थे कि आजाद बीजेपी में जा सकते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं। अनुमानों के तहत ही उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना है, अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली है। इस पार्टी को वो आजाद और लोकतांत्रिक बता रहे हैं। कहते हैं कि उनकी पार्टी में कंट्रोल किसी एक के पास नहीं रहेगा। उनकी पार्टी ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी। आजाद ने यह भी साफ किया है कि ये उनकी अपनी सोच है और वो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की सोच से प्रभावित नहीं हुए हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप जुड़ चुके हैं जस हिंदी टीवी के खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक से। पिछले महीने कांग्रेस से अपना 5 दशक से भी लंबा नाता तोड़कर गुलाम नबी आजाद ने सबको चौंका दिया था। आजाद की नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का झंडा 3 रंगों से बना है, जिसमें नीला, सफेद और पीला रंग शामिल है। झंडे को लेकर आजाद ने कहा है कि सरसों के जैसे पीला रंग रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और विविधता में एकता को इंगित करता है, जबकि सफेद रंग शांति और नीला रंग स्वतंत्रता, ओपन स्पेस, कल्पना, समुद्र की गहराई से आकाश की ऊंचाइयों तक की सीमाओं को इंगित करता है। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी में राजनीति में सेवा के भाव से आने वाले लोग शामिल होंगे, पैसे बनाने के लिए आने वाले नहीं। हमने गांधी जी को सामने नहीं देखा, लेकिन उनकी तस्वीरें देखी हैं और उनका काम का तरीका हमें प्रेरित करता है। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% टिकटें नौजवानों, महिलाओं को दी जाए। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। आजाद ने कहा है कि पहली प्राथमिकता है पार्टी को रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ हम अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान गुलाम नबी आजाद ने किया है और आइए आपको दिखाते हैं कि आजाद ने इस मौके पर क्या कुछ खास बातें कही हैं। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है और किसी पार्टी से समझौता नहीं। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है और न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। तो आजाद का कहना है कि हमें किसी भी पार्टी की सोच प्रभावित नहीं कर सकती और इस मसले से जुड़े हमारे आज के कुछ सवाल हैं जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रखना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी कोई सियासी बदलाव लेकर आने वाली है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रदेश की सियासी बिसात में गुलाम नबी आजाद बनेंगे किंग या फिर किंग मेकर बनेंगे। क्या फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का वोट बैंक काटने में वो बड़ा रोल निभाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या आजाद की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी की तरह काम करेगी। सवाल है कि क्या कांग्रेस से अलग होकर आजाद को जम्मू कश्मीर के चुनाव में फायदा पहुंचेगा। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी विरोधी वोट हासिल करने में आजाद कामयाब हो पाएंगे। तो राजनीति से जुड़े ये तमाम सवाल जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त वहां पर लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। और आज के स्ट्रेट टॉक में अपने पैनलिस्ट से सीधा संवाद शुरू करने से पहले हमारी अपने दर्शकों से अपील है कि कृपया आप शो के साथ जुड़िए, अपनी बात स्ट्रेट टॉक में उठाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों या फिर विचारों को हम समझ पाएं और जो जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर गुरमीत सिंह हैं,
राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित बावा। दोनों ही जो पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और थोड़ी ही देर में जम्मू से दीपक खजूरिया जो कि वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति को काफ़ी लंबे समय से करीब से कवर करते रहे हैं। आज की सीधी बात यानी कि सीधा संवाद शुरू करने से पहले दर्शकों से फिर से अपील करते हैं कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने समर्थन से मजबूत बनाने में मदद करें। आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहता है। दर्शकों के विचार लोकतंत्र के स्तंभ पत्रकारिता को मजबूत बनाते हैं, इसलिए आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। अमित बावा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बना चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, जबकि कांग्रेस के सभी धुरंधर नेता आज़ाद पर स्वार्थी होने का आरोप लगाते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद तो डेमोक्रेसी और आज़ाद कार्यशैली की बात करते नजर आए हैं, क्या कहेंगे? नेहा जी, हम शुभकामनाएं देते हैं आज़ाद साहब को। हम आशा करते हैं कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक भी हो और आज़ाद भी हो, वो समय बताएगा। लेकिन आपके दर्शकों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय लोकतंत्र में 2014 के बाद एक नई तरह की डेमोक्रेसी शुरू हुई है, एक नया तरह का मैथमेटिक्स शुरू हुआ है, जहां पर यदि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से, तो मैनिपुलेशंस को बहुत महत्वपूर्णता दी जा रही है। इतिहास साक्षी है। आप अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में जनता ने डायरेक्ट चुनाव में जिन्हें उनको नकार दिया, जहां पर वे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज नहीं हो सके, वहां वो सिर्फ और सिर्फ या तो मैनिपुलेशन से, हॉर्स ट्रेडिंग, मनी पावर, मसल पावर से अपने विधायकों को लेफ्ट राइट सेंटर कर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकारों में आए हैं, या बनी हुई सरकारों को तोड़ने की कोशिश की और तोड़ी भी है। तो अब एक नया दौर ये शुरू हुआ है। अभी हाल ही में अगर आप 2022 के पंजाब का मॉडल देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने भी एक पार्टी बनाई थी, बड़े वायदे हुए थे, लोक जनशक्ति कांग्रेस, और आपका नतीजा आपके सामने है कि ना वो लोग रहे ना वो कांग्रेस रही। कैप्टन साहब दोबारा भाजपा में जो उनकी ओरिजिनल प्लानिंग थी वहां पे जा घुसे हैं। सो उसी मॉडल की एक और प्रतिलिपि ये जम्मू कश्मीर में आज पेश हुई है, जो बहुत जल्दी लोगों के सामने जिसका असली चेहरा आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम चल रहा है पूरे देश में, क्योंकि लोग उन्हें नकार चुके हैं। पीपल डू एक्सेप्ट देम। एमएलएस की ट्रेनिंग कर वो देख चुके हैं। एक नया ये एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि एक बड़े नेता को पटाओ, उसके नाम पे एक पार्टी बनाओ, जितने कुछ आए बाहर से सपोर्ट किया, और उसके बाद हम देख लेंगे, नहीं बनी तो उसको विलय कर लेंगे। तो यही चीज जम्मू कश्मीर में होने की कोशिश हो रही है। तो बहुत जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसे चलने वाला नहीं है इनकी दुकान बीजेपी वालों की। जी गुरमीत जी, आपने सुना कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमित बावा, उनका कहना है कि ये शायद पंजाब का ही मॉडल है, या पंजाब की एक प्रतिबंधित पार्टी जो है बीजेपी की, जो पॉलिटिक्स किस तरह से आगे बढ़ रही है, इसका एक नमूना जम्मू कश्मीर से भी सामने आया है गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी के रूप में। आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ तक तो बात ठीक है कि एक परसेप्शन ऐसी जरूर है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो संबंध हैं वो मधुर हैं, और उनकी कुछ बातों से भी इस प्रकार का आभास हुआ है। जैसे कि 370 पे आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के बाकी राजनीतिक दल हैं, उनकी तुलना में आज़ाद साहब ने कल भी ये कहा है कि उसको अब खत्म करने की संभावना नहीं है। तो उसकी वजह से एक परसेप्शन जरूर बना। लेकिन हर राज्य के जो समीकरण है वो अलग होते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो पंजाब है उसी का एक कॉपी आप उसे मान लेंगे, क्योंकि दोनों नेताओं में फर्क है, उनके कामकाज के तरीके में फर्क है, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद के। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में पहले से ये कहा जाता है कि वो भाग दौड़ ज्यादा करने में सक्षम नहीं है, और वो जब पार्टी बनी थी तभी ये बात कही जा रही थी। जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक हालात हैं, दोनों ही बॉर्डर राज्य हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक हालात हैं, जो वहां पर अन्य समीकरण हैं, वो बड़े अलग हैं। तो ये देखना होगा, और बहुत अधिक शायद समय भी नहीं लगे। जो पहला टेस्ट है इस पार्टी का वो विधानसभा चुनाव में होगा ही, और वहां पर आप जानते ही हैं कि 2 क्षेत्रीय दल पहले से मौजूद हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पीडीपी। तो वो 2 ऑलरेडी मौजूद हैं। ये तीसरा राजनीतिक दल एक तरह से होगा जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे। तो कई अर्थों में पंजाब से अलग हैं।
और जहां तक दुकान की बात है, जो अमित जी कह रहे थे, दुकान तो देखिए, चाहे अब वो साम दाम दंड भेद जैसे भी, मैं ये नहीं कहता कि उनके तरीके ठीक है गलत, लेकिन दुकान और कितनी चलानी है इन्होंने। ये कह रहे दुकान नहीं चल रही, भाजपा की दुकान तो पूरी चली हुई है। आप देख ही रहे हैं वो कितने राज्यों से कितने राज्यों में पहुंच चुके हैं। और कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो आपको सबको ही दिख रही है राजस्थान में। अब आप देखिए, जो लॉयलिस्ट कहते जा रहे थे, जो सबसे बड़े उनके करीबी विश्वास पात्र थे, उन्हीं ने जो स्थिति कर दी कांग्रेस की। गुलाम नबी आजाद भी उन लोगों में थे जो कांग्रेस के बहुत अधिक लॉयलिस्ट के श्रेणी में गिने जाते थे। इसी तरह आपको मालूम ही है कि वो 6 साल तक या और ज्यादा संभवतः राज्यसभा में सदन के नेता रहे, यानी कांग्रेस के नेता रहे, विपक्ष के नेता रहे राज्यसभा में। और उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस की तरफ थे 3 साल, और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। तो कई सारी ऐसी उनके साथ भी ये माना जाता था कि वो बहुत लॉयलिस्ट हैं। तो चुनौती तो कांग्रेस के लिए ज्यादा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो चुनाव हैं वही असली टेस्ट होंगे। और जब भी वो चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, आप जानते हैं डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया है, जो भारतीय जनता उसको लेकर भी कई किंतु परंतु किए गए थे। तो वहां पर कितना स्पेस बना पाएंगे। अभी मुझे लगता है कि उन्होंने अलग पार्टी इसलिए बनाई है क्योंकि खासतौर पर जो कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें वो अगर भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अलाइन होते तो शायद उन्हें लाभ नहीं होता। और अभी भी उन्हें ये परसेप्शन तोड़ना पड़ेगा। अगर ये परसेप्शन बना रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कश्मीर के क्षेत्र में खास तौर पर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बताए जाते हैं। जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का फिर भी एक आधार माना जाता है। तो अभी देखना होगा कि वो वहां पर कितना डेंट लगा पाते हैं, उसी मुताबिक उनका आगे काम चलेगा। अगर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके पास फिर और विकल्प भी खुले हैं। लेकिन अगर वो उनकी जो कोशिश है वो यही है, और आप रूल आउट नहीं कर सकते, मैं रूल आउट नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका आगे तालमेल नहीं हो सकता। वो तो पीडीपी का भी हो चुका है, जो कि बहुत कट्टर पार्टी मानी जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मानी जाती है। तो अगर वो कश्मीर में कुछ कर पाए और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें ले गई, तो जाहिर सी बात है वो संभावना है, और उसी संभावना को टटोलते हुए ये बातें किंगमेकर की भूमिका वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल आपकी नजर में। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पर गुरमीत जी और अमित बाबा, ब्रेक पर जाते हैं और लौटते हैं अपने कुछ और सवालों से। और दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि कृपया हमारे शो के साथ जुड़िए, हमें कॉल करिए और अपने विचार या सवाल हमारे सामने रखिए। फिलहाल एक ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू, जहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक खजूरिया, वरिष्ठ पत्रकार है और जम्मू की राजनीति को करीब से लंबे समय से कवरेज करते रहे हैं। जी दीपक, आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो आज़ाद पार्टी लेकर आए हैं, क्या लग रहा है वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं फिलहाल क्या इशारा करती हैं? जी तो दीपक जो है हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन बात में आगे बढ़ाती। प्रोफेसर गुरमीत, आपने कहा था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर पंजाब से अलग है और इसे अलग देखना चाहिए, आज़ाद की पार्टी और जो कैप्टन अमरिंदर है उनकी पार्टी को एक समझकर चलना जो है भूल होगी। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आता है कि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में भी बीजेपी के विरोध में एक बड़ा गुस्सा देखा जा रहा था, और एक गुस्सा जम्मू कश्मीर में भी मैं देखती हूँ, चाहे वो जो कश्मीरी पंडित है उनके बीच में हो सत्ता के खिलाफ, या फिर जो वहाँ पर मुसलमान समुदाय है उनके बीच भी जो बीजेपी के खिलाफ है वो गुस्सा नज़र आता है। तो इसके बीच में हम क्यों ना ऐसे समझे कि यहाँ पर भी वही चीज़ें कर रही है बीजेपी की चुनाव में वो अलग उतरेगी और चुनाव के बाद जो है वो कोशिश होगी कि अगर फ़ायदा पहुँचता है तो मिल जाए। देखिए, राजनीति में हम किसी भी संभावना को तो रूल आउट नहीं कर सकते। जो आप कह रही हैं ऐसा हो सकता है, और मैंने खुद ही कहा कि कश्मीर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खास तौर पर एक वर्ग माना जाता है, बड़ा वर्ग माना जाता है, जो डोमिनेटिंग वर्ग है वहां पर। और 370 के बाद जो खत्म हुई, और जिस तरह से आपको मालूम ही है बाद में वहां पर इंटरनेट भी बंद रहा कई महीने, और गिरफ्तारी भी हुई, नेताओं की नजरबंद भी किया गया उनको। इस सब ये चीज मैंने कही, मेरा कहने का भाव केवल ये था कि गुलाम नबी आजाद और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों के जो राजनीतिक व्यक्तित्व में शख्सियत है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये ठीक है कि गुलाम नबी आजाद भी लगभग 73 वर्ष के हो चुके हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई आयु सीमा ना होने की भी बात करी है। तो लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली और गुलाम नबी आजाद की कार्यशैली में अंतर है, ऐसा मुझे लगता है। और वो किस तरह से कितनी भागदौड़ कर सके, अगर वो जाहिर सी बात है अगर नहीं करेंगे
तो वो पार्टी खड़े नहीं हो पाएगी अपने पांव पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहां पर ऑलरेडी 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं और दोनों पुरानी पार्टियां हैं, तो उनको उसके बीच में स्पेस बनाना है और वो एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कौन से लोग उनके साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। इसलिए मैंने कहा कि हर राज्य की स्थिति को आप एक जैसा मान के नहीं चल सकते राजनीति में, क्योंकि वो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का लोग पहले दिन से ये मानते थे कि उनसे भागदौड़, जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये कहा जाता था कि वो उतनी भागदौड़ नहीं करते, उतना ट्रैवल नहीं करते। गुलाम नबी आजाद ने भी दिल्ली की राजनीति करी है ज्यादातर समय, लेकिन उनकी छवि कैप्टन अमरिंदर सिंह जितनी अगर मैं कहूँ आलसी वाली नहीं है। वो एक पॉलिटिकल एक पूरे व्यक्ति हैं और काफी एक्टिव व्यक्ति माने जाते हैं। तो अब वो कितना वहां पर वो बना पाएंगे, अपने लिए स्पेस बना पाएंगे, उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। देखिए कोई भी आदमी, चाहे उनका जितना भी प्रेम हो, राजनीति में आदमी कई विकल्प लेके चलता है। अगर उन्हें लगा कि भाई मैं खुद किंग बन सकता हूं, तो फिर वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? वो उनको पता लगेगा कि उनका कितने पानी में है वो। अगर उन्हें लगेगा कि भाई मेरा कुछ नहीं है तो चलो मैं किंग मेकर की भूमिका में ही आ जाऊं, अगर उन्हें वो भी नहीं लगेगा तो फिर नेचुरली लास्ट में उन्हें लगेगा भाई मेरे से कुछ चल भी नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, तो हो सकता है वो मर्जी कर लेंगे, चलो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसमें मर्जी कर लो। तो वो तो राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं। निर्भर करेगा इस बात पे कि जो उनकी पार्टी है उसको लेकर वो आगे कितना एक्टिव रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तो है नहीं। तो ये तो है नहीं कि उनके पास 10 साल है, लेकिन ये भी बात सही है कि कई बार राजनीति में नए दल भी जो है वो कमाल कर जाते हैं। तो अब डिपेंड उस पर सारा करेगा। तो आपको ये संभावनाएं नजर आ रही हैं कि जो आजाद की पार्टी है, क्योंकि वो कहते हैं हम आजाद सोच वाली पार्टी रहेंगे, डेमोक्रेसी होगी, महिलाओं और जो युवा हैं उनको टिकटों में जो है प्रेफरेंस मिलेगी। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस को तोड़कर यहाँ पर एक पार्टी खड़ी कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव में बढ़ गया। नेहा जी, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि ये कोई कांग्रेस को तोड़कर कोई पार्टी बनी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बैलेंस्ड कंपैरिजन किया। मैं कैप्टन अमरिंदर या गुलाम नबी आजाद साहब या किसी और राजनेता इंडिविजुअली उनका कंपैरिजन ना करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की कार्यशैली को जब हम एनालाइज करते हैं तो उनके जो पास्ट के रीसेंट फ्यूचर के तत्कालीन समय में जो कुछ फैसले हों या उनकी काम करने का तरीका हो, वहां से हम उस राजनीतिक दल की अप्रोच को समझते हैं। आप कुछ तथ्यों को उठाकर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में चुनाव में जनता ने नकार दिया, उनको सीटें नहीं मिली, मेजॉरिटी वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भुगती। उदाहरण स्वरूप 2017 के मणिपुर चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस एमर्ज होती है, लेकिन ऑफिस ऑफ स्पीकर कांग्रेस पार्टी को मौका ही नहीं देता अपना बहुमत पेश करने का। और वहां पर उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जब कोरोना पूरे देश में लहर फैल रही थी, दुनिया के सभी देश कोरोना के खिलाफ एक्शन में आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, पार्टी और यूनियन गवर्नमेंट, सारी एजेंसियां मध्य प्रदेश में सरकार गिराने पे लगी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जो लोकतांत्रिक चुनी हुई थी। उसके अलावा बिहार में, अरुणाचल में, गोवा में। सो ये एक इनका पैटर्न बन गया है कि जहां पर हमें लोग नहीं चुनते हैं, जो बहुत देर से नहीं चुनते आ रहे हैं, वहां पर किस तरह से जुगाड़बाजी कर हम अपनी सत्ता में आए। अब ये एक नया फॉर्मूला डिराइव किया है। मैं इसका व्यक्तिगत 2 नेताओं की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं मॉडल की बात कर रहा हूं। ये नया फॉर्मूला है कि एक शीशे की तरह साफ है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चुनने वाले। लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, भाजपा भी जानती है, तो करे क्या। तो इस तरह का मॉडल ये हर राज्य में धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर की सियासत के या वहां के मुद्दों के इतने ही उनके मन में संवेदना थी, इतने वो जज्बे में थे, तो वो क्यों इतने साल तक दिल्ली में बैठे रहे पोस्ट लेकर के, कभी राज्यसभा के उसमें रहे तो पोस्ट तो आपकी पार्टी ने दिया अमित, आपकी पार्टी ने उन पर भरोसा रखा, पोस्ट तो आपकी पार्टी की तरफ से गया उनके पास। अब ये इल्जाम क्योंकि वो पोस्ट पर, पदों पर बने रहे। जिस नेता का क्षेत्रीय राजनीति में इंटरेस्ट रहता है, कितनी बार ये जम्मू कश्मीर गए हैं। जब ये देखिए, एक बात समझिए, एक नेशनल पार्टी में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, वो संगठनात्मक जिम्मेवारियां होती हैं। आप संगठन के प्रति
अपनी जिम्मेवारी अदा कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर राज्य से आते हैं, उस राज्य की राजनीति के प्रति आप कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, आप कितने कंसर्न हैं, कितने मुद्दे आप वहां पर उठा रहे हैं, वहां के लोगों से आपका कितना कनेक्ट बना हुआ है, कितनी विधानसभा तो आपका कहना है कि लोगों से कनेक्ट नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से कनेक्ट नहीं है गुलाम नबी आजाद का? तो चुनाव में भी पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पार्टी बनाई है, और पार्टी कितनी डेमोक्रेटिक होगी और कितनी आजाद होगी, जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें बता देंगे। ये सिर्फ भाजपा की बी टीम का काम चल रहा है। यही पंजाब में है, यही और राज्यों में कई जगह हो चुका है, कई जगह होने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं, आगामी चुनाव में आप देखेंगे, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव दूर नहीं है। आप देखेंगे गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी आजकल एक नया बी टीम का काम शुरू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में आप देखिएगा, तो ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन पर ये लोग चल रहे हैं। पर मैं समझता हूं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है। एक लाइन टो करनी चाहिए कि मैं इस विचारधारा में बिलीव करता हूं, ये मैं एजेंडा लेके आया, ये मैं काम करूंगा, मुझे वोट दीजिए। वो एजेंडा नहीं है, वो मॉरलिटी खत्म हो रही है। जिस चीज को लोगों को समझना है। बीजेपी की बी पार्टी कहकर जो आजाद की पार्टी है, उससे बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि इनका अपना कोई जनाधार नहीं होगा। प्रोफेसर गुरमीत, मैं समझना चाहूंगी, कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम करार देती रहती है, और कांग्रेस के विरोध में जो विपक्ष में खड़ा होता है उसे भी बी पार्टी करती रहती है बीजेपी की। इस पर समझना चाहूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं, लेकिन दोबारा से आपको जम्मू लेकर चलते हैं, जहां पर दीपक खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक से जानते हैं कि वहां की जो राजनीति है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के आने के बाद से क्या बदलाव उन्हें महसूस हो रहे हैं। जी, करीबन पिछले 50 साल तक कांग्रेस में रहने वाले दिग्गज कांग्रेस नेता, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने आखिर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उनकी नई पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि कहीं ना कहीं आज़ाद उनका नाम नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए आज़ाद पार्टी नाम रखा गया। मगर जम्मू कश्मीर में जो पत्रकार हैं, जो लोग हैं, वो आज़ाद को कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम के रूप में ही देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनकी कोई सेटिंग है, और बीजेपी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट तोड़ने के लिए आज़ाद को खड़ा किया है। अब बड़ी बात ये रहेगी कि क्या आज़ाद, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक ज़मीन थी, कांग्रेस का ग्राउंड था, उसको कैप्चर करने में सफल होते हैं? और अगर उसको कैप्चर कर भी लेते हैं तो क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट बैंक को डेंट कर पाएंगे? ये बहुत अहम होगा देखना। मगर अभी तक यही लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में केवल बीजेपी के फेवर में कुछ वोट ला सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट को डेंट कर सकते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो कश्मीर का वोट है उसको ज्यादा डेंट नहीं लगेगा। जम्मू रीजन में आज़ाद बीजेपी को फायदा दे सकते हैं, मगर खुद कोई बहुत बड़ा वोट बैंक लेकर जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से आज़ाद ने जो पार्टी फ्लोट की है, और जो आज़ाद के साथ खास तौर पे अभी तक लीडर्स आए हैं, वो सभी वो लीडर्स हैं जो ऑलमोस्ट कांग्रेस में साइडलाइन हो चुके थे, और कहीं ना कहीं आज़ाद के ही नाम पे अपना नया पॉलिटिकल करियर अब देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस को छोड़ना और अपनी नई पार्टी बनाना जम्मू कश्मीर में ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, मगर कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन गुलाम नबी आज़ाद लेकर आएंगे ऐसा लग नहीं रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या बात अपनी रखना चाहते हैं शो के दौरान। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी, मेरी कॉल लेने के लिए। जी नमस्कार। मैं भास्कर हूँ जी, कैलिफोर्निया से। मैं इसमें थोड़े से अपने विचार रख देता हूँ, जो मैंने जो देखता हूँ और जो मेरी समझ में आया है जी, कि उसमें देखिए कि अभी ये अमित वोहरा जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो जी, हाँ जी, अमित बाबा, हाँ जी, अब हाँ जी, आओ राइट अमित जी। तो अब देखिए कि अब जैसे इन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने यहाँ
गोवा में सरकार गिरा दी और उसमें अरुणाचल में या अब देखिए, अगर आप सरकार इलेक्शन होते हैं, अगर आप क्लेम ही नहीं करते, गवर्नर के पास जाते ही नहीं और दूसरी पार्टी कर देती है, तो वो उसने अपना मौका ले लिया। इसी तरह से कांग्रेस का भी यही, ऐसे थोड़ी कि ये बड़े दूध के धुले हुए हैं, तो ये जो कर रहे हैं ये तो और भी बड़ा डैमेजिंग कर रहे हैं, वो तो फिर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी उन्होंने कहते ये नालायकी तुम्हारी है, उसकी वजह से तुम गिरे हो। और फिर देखिए नेता जी, अब पंजाब में अच्छी भली आपकी सरकार चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजोरिटी की सरकार, और किसी एक वो बंदे के कहने पे वो तो अब जेल में भी पहुंच गया, आपने अपनी सरकार को गिरवा दिया। बताइए इससे बड़ी नालायकी क्या हो सकती? पैर पे कुल्हाड़ी तो सुना है कई बार मुरस मार रहे थे, ये तो कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार देते हैं, ये इस तरह की पार्टी है। बोले कि देखिए ब्लेम तो करना आसान है, आप बोले किसको धोखा दे रहे हो? चलो आप धोखा दे रहे हैं, चलिए हमें क्या लेना देना है, जो हम देख रहे हैं हम तो वही बोल रहे हैं। और आप देखिए आजकल में अब ये जो राजस्थान की सरकार है, तो ये कहीं का गई, आप मुझे तो उम्मीद थी कि आप उससे आज करोगे, तो जिस हिसाब से वहाँ इतना वो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अब उसका बीजेपी का क्या हाल है? पंजाब में बीजेपी ने क्या किया, यहाँ तो तुम खुद गिरवा रहे हो। मतलब कि इन कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जो थोड़ी बहुत आ भी रही है, जो थोड़े बहुत लायक लोग हैं या कुछ किसी तरीके से गवर्नमेंट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं ये टिकने दे रहे खुद ही। तो एकजुट रख पाने में नाकाम रह रही है कांग्रेस जी अपने लोगों को ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मुकेश जी। अच्छा, मैं चलिए आपकी मर्जी, वैसे थोड़ा मैं थोड़ा सा अगर कह देते थोड़ा और बोल देता। जी तो अब देखिए, अब जैसे ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नहीं है, ठीक है, वहाँ एक दूसरी आबादी है ऐसी वो जो बीजेपी को नहीं देती। जम्मू में तो वो है, अब कश्मीर में तुम क्या करो? तुम भी तो वही गेम कर रहे हो, या दूसरे सारे शहरों में तुम वो गेम कर रहे हो, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हो। वो भी पार्टी, उन्होंने भी कुछ और करना है कि नहीं करना? जी बहुत तो ऐसा सोचना कि जी धन्यवाद जी संक्षेप में जी सवाल बाकी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका कि आपने अपने बात यहाँ पर रखी है। और ये हमारे एक नियमित दर्शक मुकेश भास्कर जो हैं कैलिफोर्निया से कह रहे थे कि कांग्रेस की जो नाकामियां हैं उसी का नतीजा है कि बीजेपी को प्रदर्शन कर पाने का मौका मिला। राजस्थान का एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया, अमित, राजस्थान का एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया है। और कांग्रेस की जो नाकामियां रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे देश के दूसरे राज्यों की बात हो, आप कहते हैं कि बीजेपी एक नई तरह की राजनीति कर रही है और इसीलिए जो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, वो अलग हो जा रहे हैं। आप बी पार्टी कहकर जो आपकी नाकामियां, क्या उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हमारे कॉलर ने कहा? अमित, चाहता हूं आप एक बात समझिए, किसी भी एक नेता की, राजनीतिक दल की एक ही विषय पर दो स्टैंड नहीं हो सकते। उदाहरण स्वरूप आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनती है, पंजाब के सभी संवैधानिक सरकारी दफ्तरों में एक महात्मा गांधी की फोटो चली आ रही थी, शुरू से चली आ रही थी, जब से सूबा आजाद हुआ है। वहां पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी, अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की फोटो लगाई, सभी ने उसका सम्मान किया। वही पार्टी, वही नेता जब गुजरात चुनाव लड़ते जाते हैं तो सबसे पहले गांधी स्थल पर जाते हैं। उनका क्या स्टैंड है? ये जो दोहरे मापदंड की राजनीति है, या तो अपना स्टैंड जनता के सामने स्पष्ट करें कि हम गांधी के विरुद्ध हैं। भाजपा वाले क्लियर हैं, वो गॉड से जिंदाबाद बोलते हैं, वो देश की जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। रहा सवाल कांग्रेस के ऊपर, जो राजस्थान की बात कर रहे हैं कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, दो चीजें होती है नेहा जी। चुनी हुई सरकार या चुनी हुई मेजॉरिटी वाली पार्टी को सरकारी एक ऑफिसेज हैं, संवैधानिक दफ्तर बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ऑफिस ऑफ स्पीकर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। जब ये ऑफिस संवैधानिक एक ऐसे ऑफिसेज हैं जो अपनी जिनकी निष्ठा है, अगर ये पार्टियों की या सत्ता में जो बैठी हुई सरकारें हैं उनके इशारों पर काम करेंगे तो लोकतंत्र कहां जिंदा रहेगा?
आप इस बात पे खुद ही आंकलन कर सकते हैं, आपके दर्शक लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुलकर जो है यहाँ पर बगावती मूड में नजर आ रहे हैं। एक कॉलर जुड़ गए, उनसे भी सुन लेते हैं। आज ईडी जो है क्यों मुंद्रा पोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है? क्यों जय शाह से नहीं पूछा जाता कि उनके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला था? ये तमाम सवाल बने हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस की जो नाकामियां है ये अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं। एक यहाँ पर कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नीरज जी, बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी, बहुत धन्यवाद। याद है पिछले हफ्ते मैंने बोला था जब इनकी होगी प्रेसिडेंट की सिलेक्शन होगी जी, तो दूसरे लोग जो नाराज हो जाएंगे, गहलोत को नहीं चाहेंगे, ग्रुप बन जाएगा। तो वैसे ही हुआ, जो हुआ वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बात रखी थी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बाबा साहब को मैं ये कहूँगा, कांग्रेस को कहूँगा, आपको इन जमीलों में पढ़ने की जरूरत ही क्या है? किसी और को प्रेसिडेंट बनाए। कांग्रेस बिना गांधी के कांग्रेस पार्टी नहीं रह सकती। इसलिए आप कोशिश करें, क्योंकि अभी उन्होंने रोड मार्च किया था राहुल गांधी जी ने, वहां से पूरा सारा इतनी जनता उनके पीछे थी, काफी लाखों की तादाद में सुनने में आया, लोग उनके साथ थे। तो आप राहुल गांधी जहाँ सोनिया गांधी जी को प्रेसिडेंट क्यों नहीं दोबारा बनाते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए? और दूसरी बात कि आप अपना फोकस बीजेपी के अगेंस्ट करें, आप पार्टी के अगेंस्ट आप ना अपनी एनर्जी वेस्ट करें, उनको भी बढ़ने दे आगे। और आप कोशिश करें अपने जैसे जो अभी जो राजस्थान में हो रहा है, ये ना हो कि पायलट भी निकल जाए यहाँ से कांग्रेस से, उसका भी चांसेस लग रहा है वो आम आदमी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको चीफ मिनिस्टर की सीट नहीं मिलेगी। आप कोशिश करें एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बनाएं, और इंडिया का भला तभी हो सकता है अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी। नहीं तो डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखे बच्चियों के रेप्स हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी पीछे एक लड़की का रेप हुआ था, और बिल्डिंग पूरी उड़ोना ने जला दी है। ऐसे केसेस बहुत होंगे। आप अपने इंडिया को डेमोक्रेसी को बचाना है, आपको पार्टी आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपको राहुल गांधी या सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, किसी और के बारे में मत सोचो। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र वालिया ये भी एक रेगुलर कॉलर हैं और कांग्रेस को नसीहत दे रहे थे कि आपकी तरफ फोकस ना करके आपको जो फोकस है वो अपना बीजेपी की तरफ रखना चाहिए था, अमित बावा। और प्रोफेसर गुरमीत, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे कॉलर्स ने कहा है कि कांग्रेस की नाकामियाँ ही है जो कि इस तरह से पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं और अपनी पार्टी यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टी मैं समझना चाहूँगी कि वहाँ पर अब ये जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आई है प्रोफेसर, तो पहले से ही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, पीडीपी वहाँ पर मौजूद है। कश्मीर में आपने कहा कि वहाँ पर शायद ज़्यादा वो सेंध ना लगा पाए, लेकिन जिस तरह से जम्मू से दीपक बता रहे थे कि वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ायदा शायद गुलाम नबी आज़ाद को हो सकता है। देखिए, जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना आधार बढ़ाया ही है, और जब डिलिमिटेशन है उसमें जम्मू में सीटें भी बढ़ाने की बात थी, तो इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर भी कोशिश कर सकती है। असली बात तो कश्मीर की ही है कि वहां पर वो कितना डेंट लगा पाए, जहां तक वो कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। देखिए, सीधी बात है कि वो आगे आने वाले दिनों में कितनी मेहनत करेंगे, जनता का विश्वास जीतने में कितना कामयाब हो पाएंगे, सिंपल सी बात। अब जैसे अभी कॉलर भी आपके कह रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या तरीके अपना रही है, नहीं अपना रही है, आज की राजनीति में नैतिकता या ये सब बातें तो दूर की बात है ना। लेकिन नैतिकता की बात करूं, जैसे आपने कहा तो मुझे भी ध्यान आया कि गुलाम नबी आज़ाद ने महात्मा गांधी का जिक्र किया कि हमने उनसे सीखा है, उनसे प्रेरित होते हैं। और महात्मा गांधी का नाम, पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने भी एक विवाद खड़ा कर दिया रघुपति राघव राजा राम के अगेंस्ट, उन्होंने एक गुस्सा दिखाया। तो ये महात्मा गांधी का जो रोल है वो शायद घाटी में जो है इस समय दिख रहा है कि उनकी भूमिका बढ़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और इस पर समझूंगी आपसे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि महात्मा गांधी का नाम लिया जा रहा है, गुलाम नबी आज़ाद ने लिया है, और बीजेपी भी जिस तरह से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक विवाद खड़ा कर दिया था रघुपति राघव राजा राम के भजन को लेकर, तो ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी को जानबूझ के एक यहाँ पर कुछ इम्प्लांट करने की कोशिश की जा रही है नेताओं की तरफ से। चाहे महात्मा गांधी हो या अम्बेडकर हो या सरदार पटेल हो या भगत सिंह हो, राजनीतिक दल जो है वो कुछ प्रतीकों को लेना चाहते हैं जनता के बीच में, जो उनकी गुडविल है उसको भुनाने के लिए।
हालांकि ये लोग जहां भी होंगे, अगर हम इस बात पे विश्वास रखते हो कि जहां भी होंगे और देख रहे होंगे तो बहुत दुखी हो रहे होंगे जिस प्रकार की राजनीति हो रही है। जी। जाहिर सी बात है, कश्मीर में जो राजनीतिक दल है या किसी भी जगह पर जो राजनीतिक दल है वो महात्मा गांधी के आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी अपेक्षा करना कि वो उनका 100वां हिस्सा भी फॉलो करते होंगे, वो शायद हमारा एक ख्याली पुलाव होगा और कुछ नहीं होगा। और कांग्रेस की जहां तक बात चल रही है, देखिए सीधी सी बात है कि जब बुरे दिन आते हैं वो भी एक साथ, मुसीबतें भी एक साथ पड़ती हैं। तो कांग्रेस के निश्चित ही 2 चुनाव से हारने की वजह से लगभग 10 साल हो रहे हैं, अब सत्ता से वो बाहर है, तो उनको नसीहत देना आसान है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उन्हें हर समय अगर ये कहें वो कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा कर दिया, तो फिर जैसे हम कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। क्योंकि आफ्टर ऑल आप वित्त प्रदेशों की बात कर रहे हैं, आप लोकसभा पे आइए और ये देखिए कि 2014 में चलिए आप गए, क्योंकि एक सत्ता विरोधी लहर होती है, ये होती है, उसके बाद फिर 5 साल आपको मिले, फिर 5 साल बाद हालांकि कई ऐसे निर्णय हुए जिनको लेकर किंतु परंतु किया जा सकता है लोगों के बीच में, फिर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं सुधार पाए और आपके जो टॉप के लीडर्स हैं वही इस तरह से करें। अब आप खुद ही सोचिए कि जिसको आप अध्यक्ष बना रहे हैं वही अगर इस प्रकार से वो कर देगा तो फिर आपको दूसरे पे उंगली उठाने से कोई खास लाभ नहीं होगा। और मैं खुद ये मानता हूँ, मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कांग्रेस के साथ जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि देश में विपक्ष का होना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप जब बुरे दिन चल रहे होते हैं तो हर आदमी आप पे जो है वो आगे किंतु परंतु कर देता है, आप पे उंगली उठा देता है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेतृत्व को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं होता, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज अगर उनके बुरे दिन चल रहे हैं तो हो सकता है दोबारा कल को कोई नेता आए और वो रिवाइव करे, लेकिन आज की तारीख में उनके जो नेताओं का आचरण है वो ना सिर्फ निराशाजनक है बल्कि मैं तो हास्यास्पद भी कहूँ। इतना ज्यादा जो है वो बचकाना आप उसको कह सकते हैं, जिस तरह के निर्णय होते हैं, जिस तरह के फैसले होते हैं, कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला हुआ है और वो अपने हिसाब से अपनी जो शर्तें उनको तय कर रहे हैं। तो देश के हित में ये है कि कांग्रेस के नेताओं को भी जो है वो अपने अंदर ज्यादा झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए लोगों के बीच। जैसे राहुल गांधी अब गए हुए हैं, अच्छी बात है, वो भारत यात्रा कर रहे हैं, इस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए। भारत यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं जी मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, है ना। अभी आपके कॉलर ने भी कहा कि जो है वो गांधी परिवार के बिना कांग्रेस को संभालना मुश्किल होगा, जो एक उदाहरण अब आपके सामने है राजस्थान वाला। तो जिम्मेदारी तो किसी को आगे आके लेनी होगी, और अगर आप जिम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं फिर वही भारत यात्रा कर लेता, फिर आप क्यों कर रहे हैं भारत यात्रा। तो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो फिलहाल कांग्रेस में कमी नजर आ रही है और आने वाले समय में उनको देखना होगा। अदरवाइज ये G23 आप देख रहे हो, हरियाणा में भी हुड्डा साहब ने एक समय वो किया था, उनको आंखें दिखाई थी, है ना। अभी राजस्थान में आपको मालूम है पहले भी ये कहा जा रहा था कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए जो कि एक अच्छे नेता थे, मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मुझे लगता है, मेरी राय है कि वो एक, हम तो सिर्फ देख के सुन के ही एक राय बनाते हैं तो वो कोई फाइनल नहीं हो सकती, वो थे। या सचिन पायलट पे भी ये कहा जाता है कि निगाह थी। तो जो युवा नेतृत्व है उसको जोड़कर किसी तरह से कांग्रेस को आगे अपना बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और जब आईकॉन कमजोर होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक सवाल यहाँ पर, एक सवाल मन में आ रहा है कि जिस तरह से जम्मू से दीपक खजूरिया ने बताया कि वही लोग जो है आज़ाद के साथ आए हैं जिनको कांग्रेस किनारा कर चुकी थी, और साथ ही साथ जब हम आज़ाद की बात यहाँ पर जब उन्होंने पार्टी लॉन्च की तो और हम उसको खास गौर फरमाए तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो सेवा भाव से जुड़े होंगे ऐसे लोगों को प्रमुखता दी जाएगी, महिलाओं और जो है युवाओं को हम जो टिकट देंगे सेवा करेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के वो लोग जो अलग हो चुके थे, उनको प्राथमिकताएं नहीं मिल रही थी, वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रोफेसर क्या लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगी आज़ाद की पार्टी? देखिए, चुनाव राजनीति में नफा नुकसान का जो आकलन है वो तो चुनाव से ही होगा। जहां तक ये कहना, मान लीजिए अजय जी कह सकते हैं कि जी ये तो सारे वो डिसग्रंटेड लोग थे, सारे सत्ता के लालची लोग थे, है ना, ये लोग को क्योंकि कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही थी। इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है इसी बात का कि चुनाव में
जब चुनाव होंगे तो उसमें से कितने लोग सीट निकाल पाएंगे, कितने वोट हासिल कर पाएंगे। जो आज व्यक्ति किनारे पे है वो कल को मुख्य धारा में भी हो सकता है। तो इसलिए इन बातों का अर्थ नहीं, बात है राजनीति में परसेप्शन का। एक परसेप्शन सारी दुनिया में, आप अभी देख ही रहे हैं, आपके कॉलर इतनी दूर से कॉल करके बता, सारी दुनिया में एक परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है। वो सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह कौन गया कौन नहीं गया वो नहीं, एक पार्टी बनने से, गुलाम नबी आजाद जैसे एक सीनियर लीडर के जाने से ये परसेप्शन इंक्रीज होता है। ये अब जैसे राजस्थान में हुआ तो एक परसेप्शन बनता है। वो परसेप्शन बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जो लोग फैंस सिटर होते हैं, जो लोग जिनका जो न्यूट्रल होते हैं, जिनका कोई विचारधारा से उस तरह से वो बंधे हुए नहीं है, देश हित में सोचते हैं, उनकी फिर उम्मीदें टूटने लगती हैं कि भाई ये कांग्रेस तो आ ही नहीं सकती। जब एक बार लोगों के मन में ये आ जाएगा कि जी ये तो आ ही नहीं सकते, तो आप अपने आप ही मुकाबले से बाहर हो गए, क्योंकि फिर तो वो वोट देंगे ही नहीं, उन्हें लगेगा कांग्रेस तो आ ही नहीं सकती। इस परसेप्शन को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब हो रही है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की वो बात करते हैं, जैसे अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि जी वो उन्होंने यहाँ तोड़ दी, वहां तोड़ दी, मध्य प्रदेश में तोड़, फिर अगर उन्होंने राजस्थान में भी तोड़ दी और छत्तीसगढ़ में भी तोड़ दी तो कांग्रेस मुक्त तो उस दृष्टि से हो गया भारत। अमित जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक सवाल अमित से। जी बस मैं यही कह रहा था कि वो एक अच्छा संकेत नहीं होगा, देश के लिए भी नहीं होगा और कांग्रेस के लिए भी नहीं होगा। उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए काउंटर नैरेटिव किस तरह से कांग्रेस खड़ा करेगी वो देखने की बात है। अब तक वो नहीं कर पा रहे हैं। अब तक ये केवल ये कह के कि जी इनके साथ डिसग्रंटेड लोग हैं, इनको तो हमने ये दिया था, इनको तो हमने वो दिया था, फलाना ठिकाना, ये इन बातों से लाभ हो नहीं पा रहा है। जी कांग्रेस को लगातार जो असफलताएं मिल रही हैं, लगातार जो यहाँ पर टूट रही है कांग्रेस, और इन सब के बावजूद जो कांग्रेस को जो यहाँ पर गंभीरता दिखानी चाहिए ये नहीं कर पा रहे। गांधी परिवार की बात हमारे कॉलर ने की, प्रोफेसर ने भी की। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि राहुल गांधी अब जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक बिल्कुल अलग माहौल उन्हें जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, और क्या इतना समर्थन जुटा पाएंगे प्रदेश में? नेहा जी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा कितना समर्थन जुटा रही है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को एक्सेस करती हैं या राहुल जी के कांग्रेस पार्टी के पेज को फॉलो करती हैं, आप इस चीज को देख सकती हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं है, लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के लोग, एनजीओ के लोग, सोशल रिफॉर्मर, डिफरेंट सिविल सोसाइटीज के लोग इस यात्रा को जुड़ रहे हैं। ये क्योंकि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत को वाकई में जोड़ने की यात्रा है। क्योंकि जो पिछले 6-8 साल की सरकार में जो एक नफरत का दौर चला हुआ है देश में, जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का दौर चला हुआ है, ये उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। रहा सवाल नसीहत देने का या कांग्रेस की हाथ से लोगों का, नेताओं के भागने का, तो नेहा जी एक दौर रहता है। दौर में कभी जब सत्ता में कोई पार्टी होती है, हर कोई उसको एक कोशिश करता है कि शायद मैं कोई पद ले लूं, लेकिन किसी ना किसी रूप में एक राजनीतिक दल के लिए ये दौर बहुत बेहतरीन साबित होता है, क्योंकि इस दौर में नए युवाओं को मौका मिलता है। इस दौर में आप ये देखिए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में कितने नेता प्रोड्यूस किए जो गैर राजनीतिक, यानी आप अभी भी बहुत उम्मीदों से भरे हुए नजर आ रहे हैं। समय समाप्त हो गया अमित, इसलिए मैं चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस जरूर मैं देखती हूँ कि अभी भी उम्मीदों से है कि शायद वो लोग जो किसी लालसा में, किसी लालच में पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप अलग हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गुरमीत आपका भी, और अमित आपका भी हमारे साथ आज स्ट्रेट टॉक में जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीडबैक या फिर अपने विचार रखकर इस जो हमारी स्ट्रेट टॉक है इसको एक सार्थक बनाने की कोशिश की है। और अब आखिर में मेरा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आप स्ट्रेट टॉक में अगर आज कोई बात नहीं रख पाए हैं शो के दौरान, तो कृपया अपनी बात info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल भेजकर ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ, किसी और एक्सपर्ट के पैनलिस्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।